जय हिंद दोस्तों आज कुछ बल्ले बल्ले की खबरें सुनाने वाला हूं, कुछ घोषणाएं सुनाने वाला हूं। चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, बैंक कर्मचारी हों, सभी से संबंधित कुछ ना कुछ लेकर के आया हूं दोस्तों। वेतन आयोग की बात करें दोस्तों कि 45 दिन में उसे लागू करने से लेकर वेतन आयोग में चल क्या रहा है, डीए में वृद्धि को लेकर के, डीआर के एरियर के भुगतान को लेकर के, पीएलआई की घोषणाओं को लेकर के, टैक्स से छूट की जानकारी को लेकर के, लोन बेनिफिट पर टैक्स नहीं, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इसमें कुछ नहीं तो दोस्तों आपको ऐसी ऐसी जानकारी भी मिलेगी जो हर किसी से रिलेटेड है, आपको बेनिफिट देकर की जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हाइप करना मत भूलना, और कमेंट में तो कुछ ना कुछ लिख ही देना। दोस्तों चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में दोस्तों जो नया इनकम टैक्स का रूल है 2026 का, वो यहां पर आप पोस्ट ऑफिस ही मत देखिएगा कि हमारे ये पोस्ट ऑफिस ने निकाला जरूर है, लेकिन दोस्तों बैंकों में भी अगर आपका खाता है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है, तो वहां पर जाकर के जो पहले आप फॉर्म 15G और 15H भरते थे दोस्तों, उसकी जगह फॉर्म ने रिप्लेस कर दिया है 121 ने। अब ये किसके लिए मैं बता दूं, देखिए पहले तो आपको पता है कि 12,75,000 तक टैक्स में छूट है, लेकिन दोस्तों अगर आपका डिपॉजिट है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, डिपॉजिट मतलब एफडी है, आरडी है, ऐसी चीजें, और उस पर ब्याज मिलता है दोस्तों, तो आपको बता दूं जो 60 साल से नीचे के हैं, अगर आपका ब्याज 50,000 रुपए क्रॉस कर जाता है तो उस पर लग जाएगा दोस्तों टैक्स 10%, ठीक है। और अगर जो 60 साल से ऊपर के हैं तो उनको अगर 1 लाख से ऊपर का उनका ब्याज हो चुका है एफडी पे, तो उस पे लग जाएगा टैक्स। भले ही आपकी सैलरी, आपकी पेंशन 12 लाख से नीचे हो, लेकिन फिर भी वहां पर लग जाएगा। इससे बचने के लिए, और लग जाएगा तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसको वापस लेने के लिए। इसलिए अगर आपको इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों कि पहले 15H देते थे, 15G देते थे 60 से नीचे वाले, और जो सीनियर सिटीजन थे 15H, लेकिन आप बैंक में जाकर के या पोस्ट ऑफिस में जाकर के, अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, आपको लगता है कि आपका ब्याज 50,000 या 1 लाख से ऊपर जाएगा, सीनियर सिटीजन का 1 लाख से ऊपर, बाकी का 50, तो दोस्तों वहां पर अपना फॉर्म 121 जरूर जमा करें, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका टीडीएस बैंक से नहीं कटेगा, अन्यथा कट जाएगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, कोई आईटीआर नहीं भरते हैं, तो वो तो जरूर इस काम को कर ही लेना, अन्यथा कुछ टीडीएस कट जाएगा, फिर आईटीआर भरना पड़ेगा। हालांकि वापस होगा, लेकिन बिना आईटीआर भरे वापस नहीं होगा, इसलिए ये काम कर लेना, ठीक है। अब देखिए फॉर्म 60, जिनके पास पैन कार्ड नहीं, हालांकि अब भाई जो सैलरीड है, पेंशनर्स हैं, सबके पास में पैन कार्ड होता है, तो नहीं, किसी के पास नहीं है तो उनको फॉर्म 60, वहां पर फॉर्म 60 की जगह में फॉर्म 97 और 98 आ चुका है, इसको रिप्लेस किया जा चुका है, तो चेंज हो गया है। और मैंडेटरी पैन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, तो दोस्तों उसके लिए पैन मैंडेटरी है। आप जाते भी होंगे कभी कैश जमा करोगे, तो कई बैंकों की अलग अलग पॉलिसी है, 50,000 से ऊपर अगर आप कैश जमा कर रहे होंगे तो वहां पर बिना पैन के आप जमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन में 50, फिर डेली करते रहोगे तो पैन वहां पर जरूरी है। अब दोस्तों खुशखबरी पहले बैंक वालों के लिए, आपके लिए भी पे कमीशन में कुछ लेकर के आऊंगा, ठीक है। अच्छा क्या है, बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की, और ये घोषणा ही नहीं, इसका इंप्लीमेंटेशन भी होना है, ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 5 मई को दोस्तों स्टाफ वेलफेयर को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, और अब जो है एमडी एंड सीईओ ने पीएनबी के अपने स्टाफ के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे पहला है दोस्तों पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन का पीएलआई सभी को दिया जा रहा है, स्केल 3 तक के, स्केल 3 तक वालों के लिए, यानी कि ऑफिसर तक। तो ये है क्या पीएलआई दोस्तों, असल में बैंक का अच्छा प्रॉफिट हुआ है, उसको लेकर के दोस्तों बैंक ने घोषणा की कि हम अपने कर्मचारियों को 15 दिन का पीएलआई देंगे। पीएलआई में क्या होगा, 15 दिन की उनकी सैलरी प्लस जो उनको डीए मिलता है उसके बराबर 15 दिन की पीएलआई के तौर पे देंगे, ताकि उनको और भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छा बैंक के लिए काम करें। टैक्स में छूट, परक्यूसाइट टैक्स रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, द बैंक विल बियर 100% ऑफ द परक्यूसाइट।
अब आप बोलेंगे परक्यूसाइट क्या चीज होती है। देखिए दोस्तों, जो बैंक के स्टाफ होता है, जो कर्मचारी होते हैं, वो जब कुछ लोन लेते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन ले लिया, कोई उनको फेस्टिवल लोन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज मिलते हैं बैंक की तरफ से, तो पहले क्या होता था, पहले क्या, मैं आपको ये बता दूं, ये सारे सब्सिडीज रेट पे मिलते हैं, जैसे लोन वगैरह हो गया, हाउसिंग लोन। अब कैसे सब्सिडी रेट पे, कि सपोज जैसे आप कोई सिविलियन या मतलब अन्य जो बाहरी वो रहते हैं, क्या बोलते हैं आपको, कस्टमर अगर कहीं से लेते हैं, सपोज बैंक में आपको हाउसिंग लोन 9% की दर से मिल रहा है, तो वहां पर जो स्टाफ के रहते हैं दोस्तों, उनको 2-2.5-3% के करीबन उनका कम कम रेट पे मिल जाता है, यानी कि ये लगा लो कि उनको 6% के दर पे मिल जाए। और जो लाखों में लेगा दोस्तों, 50 लाख, 60, 70, 80 लाख लेगा, तो 3% बहुत होता है, मतलब काफी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, उनको 6% की दर से मिल जाता है, तो उसमें मतलब 3% की बचत हो जाती है। लेकिन 3% में क्या होता है दोस्तों, 3% की जो बचत होती है, जितना पैसा होता है, उसको उसको जो है उनकी सैलरी जो भी इनकम होगी उसके साथ में जोड़ दिया जाता है और उस पर टैक्स लगता है। जी हाँ, इस 3% पर सरकार टैक्स लेती है कि भाई तुमको इतना फायदा दिया, तो इसके ऊपर हम तुम पर टैक्स लेंगे। पहले नहीं होता था, लेकिन ये केस पड़ा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं जी, जो आपको जो ये मिल रहा है ना सब्सिडाइज रेट पर, इस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अब टैक्स लगेगा तो टैक्स पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब की बार फिर पिछली बार भी बैंक ने किया था, पहले 50% फिर 100% कर दिया था कि भैया ये जो 3% या फिर जो भी हम आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह जो भी दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर, तो उसमें क्या है, उस पे जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इस साल के लिए इस साल के लिए बैंक इसको बियर करेगा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 25-26 के लिए बैंक ये पूरा टैक्स अपना आप ही देगा कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों से वो टैक्स नहीं लिया जाएगा, बैंक भुगतान करेगा उसका, ठीक है। तो ये भी बैंक वालों के लिए बड़ी अच्छी वो है। पीएनबी की बात कर रहा हूं अभी तक मैं, ठीक है। एसएफएफ, देखिए स्टाफ फर्नीचर लिमिट भी है, होती है दोस्तों, स्टाफ फर्नीचर वगैरह लेने के लिए भी यहाँ से कुछ मिलता है। तो पहले 30,000 था, तो इसको बढ़ा करके 50,000 किया गया है। एक्सपेक्टेबल रिएम्बर्समेंट, तो सभी स्टाफ मेंबर पहले नहीं था सभी के लिए, लेकिन अभी सभी के लिए कर दिया गया है 1,500 से 15,000 तक। और सिल्वर जुबली अवार्ड, यहाँ दोस्तों अगर जिनकी सर्विस 25 साल हो जाती है, तो उनको पहले 10,000 रुपए तक का कुछ रिवॉर्ड दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। आई होप कि आप समझे होंगे। अब बैंक के डीए का अपडेट है दोस्तों, मई से लेकर जुलाई तक के लिए 59.92% हो चुका है, ठीक है ना। अब ये तो बढ़ चुका है, आपका कितना चल रहा है आप भी बताना। अभी जो 4 महीने के डीआर का एरियर का सभी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसका भुगतान भी हो चुका है दोस्तों, आपको कईयों को पता भी नहीं है। जी हाँ, जिनकी बैंक से पेंशन आती है दोस्तों, उनका ऑलमोस्ट कई बैंकों ने मुझे पता लगा है, मैंने चेक भी किया है कईयों का, तो उनका जो है 4 महीने के डीआर का एरियर मिल चुका है। लेकिन इस पर से अभी डिफेंस पेंशनर जो पेंशन ले रही हैं, तो अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हो सकता आज नहीं तो इसी हफ्ते दोस्तों 4 महीने का एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो दोस्तों फिर अगले हफ्ते चले जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इसी हफ्ते यह हो जाए। अगला है दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वां वेतन आयोग आपको पता ही है, 24 तारीख को पहले देहरादून में आया, उसके बाद दिल्ली में था, मतलब संगठनों के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में लगातार मीटिंगें ले रहा है, ठीक है। अब जो अन्य विजिट हैं आप देख रहे हैं, 18 और 19 मई को हैदराबाद और तेलंगाना में मीटिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है आप देख रहे हैं 8 जून को लद्दाख का विजिट है, लेह लद्दाख में, वहां पर जाएंगे दोस्तों। तो वहां पे मिल सकते हैं जो भी वहां पे संगठन है, ठीक है, अपने मांगे वहां पर रख सकते हैं, अपने सुझाव जो कुछ भी हैं, ठीक है। 4 जून को, 1 जून से लेकर के 4 जून तक श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा लगातार प्रोग्राम निकल रहे हैं कि कहां कहां पर जा रहे हैं। और 31 मई तक वैसे भी 8वें वेतन आयोग ने दोस्तों अपना समय बढ़ा दिया है, आप उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों 7वें वेतन आयोग, आप बोलेंगे 7वां वेतन आयोग कहाँ से आ गया भाई, हम तो 8वें वेतन की बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों, कई राज्य ऐसे हैं, कई तो नहीं बोलूंगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 7वां वेतन आयोग भी अभी तक राज्यों में लागू नहीं किया है दोस्तों। और वेस्ट बंगाल जहां पर अभी चुनाव हुआ था, वो जीत चुके, आपको पता ही कौन जीता है ना। तो वहां पर जो चुनावी जो घोषणाएं होती हैं, तो अमित शाह जी ने यहां पर बिल्कुल कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम 45 दिन के अंदर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7वां वेतन आयोग
लागू करेंगे। तो दोस्तों अब बीजेपी की सरकार तो आ ही गई है, तो वहां के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी तो है ही ना दोस्तों। और देखिए इस प्रकार के आ भी रहे हैं दोस्तों, ये मैंने वीडियो भी देखी थी, पुलिस वाले खूब नाच रहे थे यहाँ पे कि अब हमको 7वां वेतन आयोग मिल जाएगा। और देखिए अभी सेंटर तो कम से कम 8वें वेतन आयोग पे चल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसे भी कर रखा था। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कोई किसी न किसी चीज की मांग को लेकर के कहीं ना कहीं किसी चीज से सरकार से कुछ ना कुछ अपसेट रहता है। और ये देखते हैं आप, इनकी जो घोषणा पत्र है दोस्तों, मैनिफेस्टो, इसमें भी इन्होंने शामिल किया था बीजेपी ने कि हम जो है 7वें वेतन आयोग को, पेंशनर्स को और जो कर्मचारी हैं उनको समय पर देंगे। अब मेरे को ये एक चीज बताइए दोस्तों, अच्छा चलो ठीक है, अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ है और बड़े तगड़े मार्जिन से और बहुत ज्यादा सीटों के साथ में जो है बम्पर विजयी हुई है बीजेपी की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब क्योंकि कई सोशल मीडिया में हम कई प्रकार की चीजें देखते रहते हैं कि ये है वो है, तो आप इस चीज को कमेंट में जरूर लिखें। क्यों अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं इस चीज को नहीं बोल सकता हूँ कि भाई बीजेपी क्यों जीती या फिर कोई दूसरा क्यों जीता, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी पार्टी से जो है अलग से वो नहीं रखता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कमेंट और जो मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया में कैसी कैसी बातें चलती है, तो कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई जब कहीं पर बीजेपी जीतती है तो वहां पर बात आती है कि भाई ये आपका ईवीएम हैक कर दिया गया है ना, वोट चोरी हो गए हैं, या फिर कई अन्य चीजें करके, ऐसी चीजें करके आ जाती हैं। लेकिन वहीं और अपोजिशन पार्टियां भी ये चीज कहते हैं कि नहीं जी बीजेपी को नहीं जीतना, उन्होंने वोट चोरी किया है या फिर ईवीएम हैक किया है, जो भी किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अपोजिशन पार्टी वहां पर जीतती है, मतलब कहीं पर भी किसी भी राज्य में जीतती है, तो वहां पर वो चुप हो जाते हैं, वहां पर वो यही कहते हैं कि ये हमारी पार्टी का अच्छा काम था, ये जनता की पावर थी, जनता का जो है मत था जिन्होंने हमको जिताया। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया सा हो जाता है दोस्तों कि कहीं भी बीजेपी जीते तो वहां पर ये चीज आती हैं, और कहीं ना जीते, दूसरी पार्टी जीते तो ये चीज आ जाती हैं। तो ये भी एक चलता रहता है सबके। तो आपके दिमाग में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या लिखेंगे। पर लेकिन जो भी अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो जरूर उसको एक्सप्लेन जरूर करना कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। केवल हवा में मतलब मत लिख देना कि ना यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि हम कमेंट पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जानेंगे, हाँ यार वाकई में क्या हुआ है, कैसे करके जीते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग राजनीति से बड़े कई हैं जो काफी धुरंधर हैं, हर चीज को जानते हैं, तो आप लिखेंगे तो हम पढ़ के थोड़ा बहुत हम भी समझ लेंगे, ठीक है। और जो हमारे और दर्शक हैं वो भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।